प्यारे छात्रों, संस्कृत सीखने सिखाने की अपनी इस कक्षा में आपका स्वागत है। संस्कृत विषय में 10वीं कक्षा का जो पाठ्यक्रम है या 9वीं कक्षा का जो पाठ्यक्रम है उसके प्रश्न पत्र को यदि आप देखेंगे तो उसे हम पाएंगे कि उसमें एक पैराग्राफ ऐसा आता है जो आपने पढ़ा कभी नहीं होता है और उसको पढ़कर आपको उसके प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। आज हम उसी के ऊपर चर्चा करेंगे अपनी इस कक्षा में और उसको कैसे सॉल्व किया जाता है उसके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। मैं हूं डॉक्टर अमनदीप और संस्कृत गुरु 24 यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। तो आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर लिखा है अपठितावबोधनम। अपठित जो आपने पहले पढ़ा नहीं है उसका अवबोधन कैसे करना है। तो सबसे पहले आप स्क्रीन के ऊपर एक पैराग्राफ आप देख रहे हैं। आप जो NCERT की जो बुक्स हैं उसमें से ये अभ्यास बान भव एक पुस्तक होती है, उसे आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और उसके अभ्यासों को आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहला एक गद्यांश है जिसे हम ले रहे हैं, तो इसको हम सबसे पहले पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है धात्रीफलम सर्वेषु ऋतुषु लाभदायकम भवति। धात्रीफलम आमलकम इत्यपि कथ्यते। शरीरस्य स्वास्थ्य रक्षणाय फलस्यास्य प्रयोगः अवश्यमेव कर्तव्यः। इदं फलं नेत्रयोः ज्योतिवर्धनाय, केशानां सौन्दर्यवृद्धये, त्वचाः कान्तिवर्धनाय च बहु उपयोगी भवति। सामान्यतया अस्य प्रयोगः अवलेहरूपेण उपदंशरूपेण च भवति। इदं रक्तकोशिका निर्माणे अपि सहायकं भवति। अस्य सेवनेन शरीरे रक्ताल्पता न भवति। ग्रीष्म ऋतौ फलमिदं शरीरस्य तापम् अपनयति। अस्य नियमितसेवनेन स्मरणशक्तिरपि वर्धते। प्राचीनकाले कार्तिकमासस्य नवम्यां तिथौ धात्रीवृक्षस्य अधः सहभोजस्य अपि परम्परा आसीत्। केषुचित् स्थलेषु अधुना अपि एषा परम्परा परिपाल्यते। वृक्षस्य अधः भोजनं पच्यते चेत् भोजनं सुस्वादु स्वास्थ्यवर्धकं च भवति इति अस्माकं पूर्वजानां चिन्तनम् आसीत्। एतत् अतिरिच्य सह भोजनेन प्रेमणः भावोऽपि जागृति वर्धते च इत्यपि जनाः आमनन्ति। सर्वतोऽधिकं परम्परेयं धात्रीफलस्य महिमानं प्रकटीकरोति। तो ये हमने ये जो गद्यांश है इसका जो है पाठन करना है और ध्यान से पाठन करना है इसका। और उसके बाद जब इसके प्रश्न आते हैं वो प्रश्न किस तरह से आते हैं आप देख सकते हैं। यहाँ पर जैसे सबसे पहले आपको एक पदेन उत्तरत, अब आपको प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है और एक पद से उत्तर देना है, मतलब ज़्यादा लंबा उत्तर नहीं देना है। जैसे यहाँ पर लिखा है कि धात्रीफलम कदा लाभदायकम भवति, तो ध्यान से पढ़िए आपकी ये लाभदायकम भवति ये पंक्ति आपको कहाँ मिलेगी। तो पैराग्राफ के यहाँ स्टार्टिंग में आप देखिए लाभदायकम भवति, तो इसमें पूछा गया है कि कदा भवति, तो यहाँ उत्तर है आपका, यहाँ देखिए सर्वेषु ऋतुषु, इसको ध्यान से देखिए, ये आपका उत्तर है। क्या उत्तर है आपका? सर्वेषु ऋतुषु, ये उत्तर, इतना सा उत्तर है। अब आप दूसरा प्रश्न देखिए कि धात्री फलस्य अपरम नाम किम। नाम किम, इस पंक्ति को पकड़िए और सीधे आप देखिए यहाँ पर क्या है, धात्री फलम आमलकम इति अपि कथ्यते। इति अपि कथ्यते, कथ्यते मतलब कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आमलकम, किसको कहा जाता है? धात्री फलम। तो ठीक है, सीधा सा इसका आंसर क्या है, उत्तर क्या है इसका उत्तर है आमलकम। धात्री फल से अपरम नाम किम, धात्री फल का दूसरा नाम क्या है, तो क्या है इसका उत्तर? आमलकम इसका उत्तर है। अब तीसरा प्रश्न देखिए आप, तीसरा प्रश्न क्या पूछ रहा है? धात्री फलम कस्मिन् सहायकम भवति। किसमें सहायक होता है? कस्मिन् सहायकम भवति। तो यहाँ आप देखिए कि इससे मिलती जुलती आपको जहाँ पंक्तियाँ मिलेगी, यहाँ पर देखिए सहायकम भवति, ये पंक्ति लिखिए यहाँ पर। तो इसमें आप लिख सकते हैं कि रक्त कोशिका निर्माणे, उत्तर लिख दीजिए। एक पद में आपको उत्तर देना है।
रक्त कोशिका निर्माणे सहायकम भवति। तो रक्त कोशिका निर्माणे आप इसको लिख सकते हैं। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या है। घ इसमें दिया है सह भोजनेन कीदृशः भावः जागरति। सह भोजनेन नाम किम। सह साथ में, भोजनेन भोजन करने से, कह भावः भवति। तो इसमें आप देखिए कि यहाँ पर कोई ऐसी पंक्ति आपको मिलेगी। हाँ, यहाँ आप देखिए ये जो अंतिम पंक्ति इससे पहले देखिए, एतत् अतिरिच्य सह भोजनेन आ गया ना पद यहाँ पर। सह भोजनेन प्रेमणः भावः जागरति। उत्तर क्या है इसका, क्या उत्तर लिखेंगे, प्रेमणः भावः। बस इतना सा उत्तर हो गया इसका। तो ये एक पदेन उत्तरत जो आपको लिखा गया है, ये समझो ये आपके सारे के सारे प्रश्न सही हो गए अगर आपने इसको ध्यान से पढ़ा है। अब आप देखिए आगे क्या है, पूर्ण वाक्येन उत्तरत। पहले आपको एक पद में उत्तर देना था और अब जो है उत्तर आपका पूर्ण वाक्येन उत्तरत रहेगा कि पूर्ण वाक्य में आपको उत्तर देना है। तो पूर्ण वाक्येन उत्तरम तो कोई मुश्किल बात नहीं है, वहीं पर उत्तर लिखे हैं। धात्री फलम कदा लाभदायकम भवति। तो यहाँ पर आप पूर्ण वाक्य जो उत्तर है उसको ध्यान से देखिए। धात्री फलम कथम बहुपयोगी अस्ति। तो यहाँ पर आप आइए पैराग्राफ को देखिए, बहुपयोगी भवति। तो आप ये सारा लिख दीजिए। धात्री फलम, इदम फलम की जगह क्या आएगा, धात्री फलम। नेत्रयोः ज्योतिर्वर्धनाय, केशानां सौंदर्य वृद्धये, त्वचः कांति वर्धनाय च बहुपयोगी भवति। ये उत्तर आ गया आपका। अब दूसरा प्रश्न हम देखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है, प्राचीन काले कीदृशी परंपरा आसीत। प्राचीन काल में कैसी परंपरा थी। तो यहाँ पर है, कहाँ पर है, यहाँ पर आप देखिए, इसको पढ़िए, कैसी परंपरा थी पुराने समय में। तो ये है एषा परंपरा, यहाँ देखिए, सहभोजस्य अपि परंपरा आसीत। परंपरा आसीत, कैसी परंपरा थी। तो यहाँ लिखा, क्या लिखा है, प्राचीन काले कार्तिक मासस्य नवम्यां तिथौ धात्री वृक्षस्य अधः सहभोजस्य परंपरा आसीत। ये उत्तर है इसका। और तीसरा प्रश्न आप देखिए, यहाँ पर तीसरा, यथा निर्देशम प्रश्नान उत्तरत। अब यथा निर्देशम मतलब क्या है, जैसा प्रश्न में कहा गया है उसके अनुसार आपको उत्तर देना है। जैसे यहाँ पर लिखा सर्वेषु ऋतुषु, क्या लिखा यहाँ पर, सर्वेषु ऋतुषु। तो यहाँ कहा कि इति अनयोः पदयोः, इन दोनों पदों में किम विशेषण पदम। अब जब आपको ऐसा प्रश्न आता है विशेषण पदम किम, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि विशेषण पद क्या होता है। विशेषण पद होता है जैसे नीला घोड़ा। तो आप देखिए नीला घोड़ा, घोड़ा तो क्या है, संज्ञावाची पद है और उसकी विशेषता क्या है, उसका नीला होना उसकी क्या है, विशेषता। जो विशेषता होती है उसी को हम विशेषण कहते हैं। और दूसरा पद होता है उसे विशेष्य कहते हैं। जिसकी विशेषता होती है उसे विशेष्य कहते हैं, जो विशेषता होती है उसे विशेषण कहा जाता है। तो ये ध्यान में रखें। तो यहाँ लिखा सर्वेषु ऋतुषु, तो ऋतुषु जो शब्द है ये तो संज्ञावाची शब्द है, विशेष्य पद है। तो सर्वेषु शब्द जो है ये क्या है, विशेषण पद है। अब आप देखिए, क्षीयते इति क्रियापदस्य विलोम पदम पाठात चित्वा, मतलब ये आपको कहाँ मिलेगा, पाठ में मिलेगा। क्षीयते यहाँ पर लिखा है, तो हम देखेंगे इसकी जगह पर क्या शब्द यहाँ पर प्रयुक्त किया गया। क्षीयते का मतलब होता है कम हो जाना। क्षीयते का क्या मतलब है, क्षीयते कम हो जाना। और उसका विपरीत क्या होगा, वर्धते, बढ़ता है। और क्षीयते क्षीण होता है और वर्धते बढ़ता है। तो यहाँ पर इसका जो विलोम पद है वो क्या होगा, वर्धते। अब आगे देखिए इसके बाद क्या है, अगला प्रश्न क्या कहता है कि कहा स्नेहस्य इति पदस्य कृते गद्यांशे किम पदम प्रयुक्तम। स्नेह क्या होता है, आपकी माता आपको स्नेह करती है ना, स्नेह का मतलब प्रेम होता है। तो यहाँ पर एक शब्द आया है, क्या शब्द आया है, प्रेमणः। क्या होता है, प्रेमणः भावः। तो आ गया स्नेहस्य का प्रेमणः। आगे चलें, आगे हम देखेंगे अस्य सेवनेन शरीरे रक्ता अल्पता न भवति। इत्यस्मिन् पदे वाक्ये, इत्यस्मिन् वाक्ये अस्य
इति सर्वनाम पदम का समय प्रयुक्तम। जैसा कहा ना कि ये लड़का है, ये है लड़का, तो यह जो है किसके लिए है, अर्थात किसी का नाम होगा ना। तो वैसे ही यहाँ पर बोला कि अस्य, ये किसके लिए कहा गया, किसके लिए, अस्य सेवनेन, इसके सेवन से। किसके सेवन से, किसकी बात कर रहे हैं हम पाठ में, धात्री फलस्य। तो यहाँ अस्य की जगह जो है ये सर्वनाम पद जो है अस्य, ये किसके लिए प्रयुक्त है, धात्री फल के लिए। तो ये हो गया। और अगर आप इतना कर लेते हैं तो आपके जो अंक हैं वो पूर्ण है। और ये तो मैंने आपको बताया कि एक तरह का इस प्रकार का गद्यांश होता है ना। उस गद्यांश के उत्तर कैसे आपको ढूंढने होते हैं, ये आप बड़े आसानी से आप ढूंढ सकते हैं, क्योंकि उत्तर होते कहाँ हैं, उसी गद्यांश में छुपे होते हैं। आप थोड़ा थोड़ा पंक्तियों को देखिए, जो प्रश्न की जो पंक्तियाँ उनको देखिए कि ये पंक्ति आपको गद्यांश में कहाँ जाके मिल रही है। तो आपको वीडियो कैसा लगा होगा ये आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। और अपने सीखने सिखाने की इस कड़ी में हम आगे बढ़ें, फिर से मिलते रहें, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।